सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुना और आप देख रहे हैं वीडियो फ्री। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 देखेंगे और क्लास 10th में आज का हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसमें प्रतिबिंब देखेंगे कैसे बनाएंगे और दर्पण कैसे बना और इसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव इससे बनता है और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी। तो आगे चलते हैं और इंट्रोडक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, परिचय। देखिए हम जानते हैं उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक प्रकार होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब जो गोल होता है, सिंपल। पिछले वीडियो में हमने कर दिया था इसको कवर, तो यहाँ से डॉट होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो गोलीय सबसे पहले हमने क्या ले लिया, दर्पण ले लिया। ठीक है, उसमें 2 भाग होता है। सबसे पहले एक उभरा हुआ भाग और एक अंदर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है। एक होता है बाहर की तरफ, एक होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे होता है। और इसको हम एक कर दिए क्या, ये हो गया अवतल दर्पण। यानी जब बाहर की ओर उभरा रहेगा और हम बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे तो जो अंदर वाला सतह होगा वो धंस जाएगा, जिससे हम बोल देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल यानी कॉनकेव मिरर। अब दूसरा पार्ट जो हुआ उसको हमने अंदर की तरफ रंग दिया यानी पॉलिश कर दिया। आपको पता होगा एक सबसे पहले क्या ले लिया हमने, गोल कांच ले लिया और गोल कांच को 2 टुकड़ा कर दिया और एक बाहर की तरफ किया पॉलिश, एक तरफ अंदर की तरफ किया। जिस तरफ अंदर की किया हमने पॉलिश यानी सिल्वर नाइट्रेट से, चांदी का कलाई जिसको बोला जाता है, वहाँ पे उत्तल दर्पण बन गया। अब ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको ही पढ़ना है, इसको बोलते हैं बनाना। ठीक है, हमने उत्तल दर्पण को बना दिया। प्रैक्टिकली बनाने में सूखने में समय लगता है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर भी होते हैं। देखिए यही है उत्तल दर्पण। अब इसको आप कैसे भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डिफिनेशन के तौर पे कुछ नहीं है। ठीक है, गोलीय दर्पण का भाग है जिसको अंदर की तरफ हम लोग पॉलिश कर दिया और बाहर की तरफ जो सतह बन गया वो बन गया परावर्तक सतह, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो वो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इसको आप लोग डिफाइन अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई भी दर्पण को ना हम बीच से ना एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें वस्तु बनाना कहाँ है। ठीक है, आपको बताया था समतल दर्पण में भी, तो कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे बीच में से ले लिए तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। इसको और सुंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए सुंदर नहीं बन पा रहा है। इसको और अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और गोल बना सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा और कर्व कर दिया तो ये सुंदर हो गया। और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो छोटा कर देंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दीजिए। तो ए बन गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। आप लोगों ने देखा होगा उत्तल दर्पण। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हमारा जितना भी वाहन है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाला बाइक हो गया, बस हो गया, ये सब सभी में जो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण होता है। आप लोग देख सकते हो बाहर की ओर रहता है। ठीक है, मतलब उभरा हुआ रहता है, अंदर का उसका पॉलिश रहता है। ठीक है, तो वही हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आगे इस टॉपिक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे। ठीक है, कि आखिर क्यों यूज करते हैं साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही यानी कॉन्वेक्स मिरर ही। अब बनाना मैंने बता दिया कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहले गोलाकार ले लेंगे, उसको काट लेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, सावधानी पूर्वक, और चांदी की कलाई कर देंगे अंदर की तरफ ताकि परावर्तक सतह बाहर बन जाए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, सिंपल हो गया। फॉर्मेशन भी हम लोग ने देख लिया, कोई भारी बात नहीं है। सबसे पहले गोलीय दर्पण ले लिया। ठीक है, उसको हमने फॉर्मेशन कर दिया। इसको और सुंदर तरह से कैसे बनाएंगे, देखिए इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे तो सुंदर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, उत्तल दर्पण। ऐसा ही होता है। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर को हम लोग नाम भी दे सकते हैं, MN। ठीक है, और ये रेखा जो है उसको A भी दे सकते हैं। अभी ये सब आपको जानना नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कि भैया ये रेखा को क्या नाम होगा। कुछ कुछ और फैक्टर्स भी होंगे इस दर्पण में, जिससे हमने वस्तु बनाएंगे तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा फैक्टर है। तो देखिए साइड मिरर में आप लोग अपना चेहरा देखिए, कभी भी वो चेहरा आपसे बड़ा नहीं दिखे, यानी आपके वस्तु का जो साइज होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब का साइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, छोटा ही बनाएगा उत्तल दर्पण, आपने प्रैक्टिकली देख सकता है। ठीक है, कहाँ, कॉन्वेक्स मिरर में। अब इसको तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी इधर वाला जो भाग है वो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा बनता है, यानी स्मॉल बनता है। किससे, वस्तु से। और हाँ सीधा भी बनता है, हाँ सीधा भी बनता है, सीधा ही। उल्टा बनेगा तो फिर साइड मिरर में यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे।
अच्छा से चलाएंगे कैसे वाहन को, ठीक है, ड्राइव कैसे करेंगे। अब देखिए एक तथ्य जो है, फैक्ट्स जो है उत्तल दर्पण के बारे में, पहला तो यही हो गया हमारा कि हमने क्या बोला कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इमेज हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। हाँ, बहुत या तो सबसे छोटा बनेगा या तो छोटा बनेगा, ठीक है। तो छोटा ही मान लेते हैं क्योंकि छोटा ही सबसे छोटा में आता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बन सकता। अगर उल्टा बना तो हम उत्तल दर्पण को लेंगे ही नहीं। किसमें, साइड मिरर में। जैसे अवतल दर्पण नहीं होता है, मैं बताऊंगा उसमें अलग अलग टाइप का प्रतिबिंब बनता है, जब मैं पढ़ाया था उस समय बताया था इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये फैक्ट्स हो गया। पहला, ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा। अब इसी दोनों से एक ऑन कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जब छोटा प्रतिबिंब बना और सीधा बना तो बड़ा एरिया ले सकता है। यानी बड़ा एरिया जब कोई भी आएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र हमने दिखाया वस्तु के तौर पे, किसमें, दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, उसको छोटा करके दिखा देगा। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र को वह छोटा करके अपने परावर्तक सतह पे दिखा सकता है, ठीक है। यानी बड़ा क्षेत्र भी वो दिखा सकता है। चूँकि समतल दर्पण में क्वालिटी नहीं है, प्लेन मिरर में क्वालिटी नहीं है, और बड़ा क्षेत्र बड़ा ही दिखाता है, इसलिए छोटा ही दिख पाता है उसमें। तो ये बड़ा क्षेत्र भी कवर करके छोटा क्षेत्र में ला देता है, तो बहुत बड़ा एरिया भी दिख जाता है किसमें, उत्तल दर्पण में। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो बहुत बड़ा एरिया भी कवर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ तथ्य हो गए। अब देखिए लास्ट पॉइंट है इसका उपयोग उत्तल दर्पण में, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक और है कि उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, तो सिर्फ 2 केसेस पढ़ना है, वो बताऊंगा कब, जब गोलीय दर्पण में कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएगी तब। तो बेसिक है, पहले वो करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने बताया साइड मिरर में, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व दर्पण, यानी वाहनों के पार्श्व दर्पण में इसका उपयोग होता है। क्यों क्यों होता है, रीजन जानिए, रीजन जानना ही साइंस है, ठीक है। तो पहला केस, तो प्रतिबिंब छोटा बना दिया। अब छोटा बना दिया तो क्या हुआ, छोटा बनाया और क्या बनाया, सीधा बनाया, सीधा बनाया। अब इसके चलते वो बड़ा क्षेत्र भी क्या कर दिया, छोटा में कर दिया, यानी बड़ा क्षेत्र भी वो अपने परावर्तक सतह में दिखा दिया। इस चलते ही वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ गया ना, क्योंकि मैंने बेसिक कर दिया इसलिए आसानी समझ गए। अब बहुत बड़ा एरिया होगा पीछे साइड मिरर में, यानी पूरा लेफ्ट साइड का या राइट साइड का होगा, तो वो कौन दिखा सकता है, सिर्फ उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर तो दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा बना देगा तो गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण तो भैया महा खराब दर्पण है, वो कभी उल्टा दिखाएगा कभी सीधा दिखाएगा, तो हम लोग चलाएंगे कैसे कंफ्यूज होकर एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर ही, और कॉन्वेक्स मिरर को छोड़ के और कोई मिरर आता ही नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को रखता है। तो बस यही हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुमंजिला मकान जब बनता है तो उसको सिर्फ देखने के लिए, एक तरफ से देखने के लिए, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना 5 तल्ला 10 तल्ला, तो उसको एक व्यू लेने के लिए, मतलब शुरू में एक होता है ना सुंदरता के लिए एक व्यू लेना है, तो वो क्या करता है ना, बहुत सारा मकान में उत्तल दर्पण लगा देता है बाहर की ओर पॉल बना के, जिसमें वो मकान का प्रतिबिंब क्या बन जाए, पूरा आसानी से छोटा बन जाए ताकि सुंदर लगे देखने में। ये इंडिया में बहुत ही कम होता है, पर अमेरिका इस सब में, जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए। किसका, मकान का। समझ रहे हैं कैसे, क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र को फिर छोटा क्षेत्र में दिखा देगा तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है पूरे बिल्डिंग में, सुंदरता के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। छोटे मेकअप किट में, देखिए मेकअप किट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जितने भी मेकअप किट बनते हैं वो छोटे ही बनते हैं, छोटे वाले जो बोल रहे हैं हम, उसमें मेकअप किट छोटा होता है ताकि वो चेहरा पूरा बन जाए। पता चला समतल दर्पण उतना छोटा लिए हैं तो सिर्फ आँख नाक दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हम लोग इसमें भी ले लेते हैं ताकि पूरा चेहरा दिख सके छोटा में, ताकि हम मेकअप कर सकें आसानी से, ठीक है। अब एक और आखिरी पॉइंट हम लोग जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। देखिए कैसे, कोई भी गोलीय दर्पण हमने उठा लिया, कोई भी गोलीय दर्पण हमने उठा लिया, कोई भी, तो हम अभी पढ़ रहे थे क्या, उत्तल दर्पण, तो उसको ही उठा लेते हैं, उसको ही उठा लेते हैं। अब उठाने से मतलब है कि बना लेते हैं, उसमें कुछ कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए कुछ कुछ बातें क्या हैं। पहला बात कि मैंने बोला कि दर्पण के बीचों बीच एक रेखा जाती है, वो रेखा किस लिए जाती है, किस लिए हम पाते हैं, ताकि वस्तु और प्रतिबिंब को इसी पर रख के हम बना सकें, किरण आरेख के लिए। जैसे समतल दर्पण में मैंने बताया था, हाँ, तो जैसे समतल दर्पण में भी मैंने एक रेखा लिया था,
तो ये जो रेखा होगा ए और बी, उसको हम लोग बोल देंगे प्रधान अक्ष। इसको हम लोग बोल दिए प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। प्रिंसिपल एक्सिस पहला, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया प्रधान अक्ष। इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ए बी पी क्यू बी आर सी आर, कुछ भी, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यानी प्रधान अक्ष हो गया। तो सर सिर्फ किरण आरेख के लिए, हाँ सिर्फ किरण आरेख के लिए हम करते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो ऐसे बनता है, सिंपल। अब दूसरा बात, अब जब ये दर्पण ले लिए तो दर्पण तो ऐसे रहा होगा, ठीक है, दर्पण ऐसे रहा होगा, तोड़े हैं भैया आधा तो ऐसा ही रहा होगा। अब देखिए, अब ये जो रियल दर्पण है ए वाला, ब्लू वाला, उसके बीचों बीच यानी प्रधान अक्ष के बीचों बीच एक क्या होगा, एक बिंदु होगा। वो दर्पण का बीचों बीच बिंदु होगा जो कि एक आधा टुकड़ा हमारे पास दर्पण है उसका, उसको हमने पी बोल दिया यानी ध्रुव बोल दिया। अब ध्रुव क्यों बोला, अब बस एक ही बिंदु ले लिया और सभी किरण आरेख बनाने में हेल्प करेगा। इतना भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सभी किरण आरेख बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं, नहीं तो यहीं सीखते, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं होता तो क्यों पढ़ते। हाँ, अब ये ध्रुव हो गया, ठीक है, अब ये ध्रुव हो गया कहाँ, दर्पण के बीचों बीच जो केंद्रक हो गया, कहाँ, इस गोल आकार का केंद्रक नहीं, ये दर्पण का केंद्रक, वो ध्रुव हो गया, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, अभी जो मैंने केंद्र बनाया वो केंद्र के बीचों बीच एक कुछ होगा, वो केंद्र बनेगा ना। मान लीजिए गोल रहता तो गोल आकार का एक केंद्र होता है बीचों बीच, यानी जहाँ से सब तरह से दूरी बराबर होता है, उसी को तो केंद्रक बोलते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने सिंपल सी नाम दे दिया केंद्र, ठीक है, केंद्र नाम दे दिया, बस बहुत ही आसान, केंद्र, उसको सी से दर्शा दिया। हाँ, केंद्र बोल दिया यानी सेंटर बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी गोलीय दर्पण का केंद्रक, ठीक है। हाँ, तो एक बात हमने जाना क्या, प्रधान अक्ष, दूसरी बात हमने जाना ध्रुव यानी पी, दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु होता है वो यानी पोल, जो रियल दर्पण का वो होता है यानी वास्तविक दर्पण का, और तीसरा जो गोलीय दर्पण का होता है केंद्रक, गोलीय दर्पण का केंद्रक, केंद्रक यानी सेंटर, सेंटर ऑफ किसका, कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ गोलीय दर्पण। तो तीन बातें हमने जान लिया, हाँ 3 बातें हमने जान लिया। एक बात और जानिए, देखिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं तो बार बार हम इसको बताएंगे नहीं। अब देखिए क्या होगा, जब कोई भी क्या बोलते हैं उसको, किरण आएगी या प्रकाश आएगी तो वो क्या होगी ना, प्रकाश ऐसे आती है, प्रकाश ऐसे आएगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद वह जाएगी ना, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो करेगी, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं सकती क्योंकि दर्पण है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, यानी प्रकाश आई और चली गई। ठीक है। अब अगर मान लिए कि उल्टा भी अगर हमने एक गोल आकार ले लिया ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक और केंद्रक बन गया, ले सकते हैं ना, एक और केंद्रक बन गया। हाँ, यानी C2 यानी C1 और C2 यानी केंद्रक 1 और केंद्रक 2। एक केंद्रक जो रियल लगता है, एक केंद्रक जो रियल नहीं लगता है, यानी एक काल्पनिक होता है यानी झूठा होता है, एक सच्चा होता है, ठीक है। तो एक C2 हो गया, ए हो गया C1। अब देखिए एक नियम फॉलो करता है दर्पण कि जब भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जिस बिंदु से जाती है उसको हमने क्या बोल दिया, फोकस, फोकस हमने बोल दिया, फोकस बोल दिया, फोकस बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद वह कहाँ से जा रही है, एक ही बिंदु से जा रही है, तो इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना ही था, तो नाम दे दिए हमने। क्यों नाम दिया, किरण आरेख बनाने के लिए, तो इसको हमने F बोला। अब ये सच्चा वाला है तो झूठा वाला भी तो एक होगा, तो ये F1 हो गया या F2 हो गया। और यहाँ पर जब हम इसको मिलाएंगे उल्टे साइज में, चूँकि ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं ना, जो काल्पनिक होगा तो जिस बिंदु से वह जाएगा वो क्या होगा, वो एक और फोकस बना देगा यानी F2। जो रियल नहीं होगा, काल्पनिक होगा, यानी इधर वाला साइड जो होगा वो क्या होगा,
एक तरह से दोनों ही काल्पनिक होगा, लेकिन हम बोल देते हैं ना कि ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे सब रियल हो सकता है। लेकिन इधर हम लोग अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं क्योंकि किरण आरेख में बनाने में आसानी होता है। इधर बोल देंगे हम लोग क्या, इधर हम लोग बोल देंगे वास्तविक, इधर बोल देंगे काल्पनिक, यानी इधर बोल देंगे झूठा वाला और इधर बोल देंगे सच्चा वाला। यानी जो फैक्ट होता है वो काल्पनिक भी एक तरह से झूठा ही होता है, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, काल्पनिक यानी इमेजिनरी और वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। ऐसे दिखता कोई नहीं है लेकिन ए वाला होता है, और ए वाला हम लोग किरण आरेख के लिए बना लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी वाला। तो ए वाला और ए वाला, तो ये सब बातें हो गई। तो एक बातें हमने और जाना क्या कि भैया प्रिफ्लेक्शन के बाद जो भी लाइट जहाँ से जाती है उसको हमने एक और नाम दे दिया, जिसको नाम क्या रखा, फोकस। और सभी की संख्या दो हो सकती है, यानी F1 और F2। केंद्रक भी C1 C2 हो सकती है। पोल को पोल ही कर दिए, प्रधानज को प्रधानज भैया। और ये बेसिक है जो आप लोगों को बहुत पहले बता चुका है कि V बराबर प्रतिबिंब दूरी, U बराबर वस्तु दूरी और F बराबर F बराबर वाट। F शायद नहीं बताया गया, ठीक है। तो F देखिए, F होता है स्मॉल f, तो स्मॉल f रिलेटेड टू वाट, F यानी बड़ा वाला F, यानी फोकस दूरी जो होगा, यानी फोकस जो होगा उसी से संबंधित होगा फोकस दूरी, नाम से दिख रहा है। अब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होगा उसको फोकस दूरी बोल देते हैं, बस सिंपल। तो फोकस दूरी भी क्लियर, यानी F1 और P के बीच जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ही फोकस दूरी कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सभी बेसिक पॉइंट था किसके लिए, किरण आरेख के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण जानेंगे, उसके बाद उसमें किरण आरेख बनाएंगे, जितने भी केसेस बनते हैं वो, और फिर उत्तल दर्पण भी देख लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा एक और लास्ट टॉपिक आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप समझ चुके होंगे सभी टॉपिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।